जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। हमने चैप्टर 5 की ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन कर ली थी, तो आज उसकी करते हैं एक्सरसाइज। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको इसकी चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब भी कर लें। तो इसकी एक्सरसाइज देखते हैं हम। सबसे पहले सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम आप देखें, ई कॉमर्स ऑनलाइन शॉपिंग को कहते हैं, बेहमत किसको कहते हैं, बिग को कहते हैं, जॉइंट को कहते हैं, ठीक है, जो बहुत बड़ी चीज़ होती है उसे कहते हैं। हेज फंड किसको कहते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, ठीक है, जो प्राइवेटली इन्वेस्टमेंट होती है। निम्बलनेस किसको कहते हैं, क्विकनेस को कहते हैं, किसी भी काम में जल्दी या फुर्ती दिखाने को कहते हैं। उसके बाद डिस्टिंक्टिवनेस, इसका यूनिकनेस, ठीक है। तो उसके बाद कुछ मीनिंग है। डिड्यूस द मीनिंग ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, ठीक है, ये हमने देखना है कि वर्ड जो लेसन में इस्तेमाल हुए हैं उनका क्या मीनिंग है और जो डिक्शनरी मीनिंग है उनका वो क्या है। तो सबसे पहला वर्ड है टेजेंशियल। तो इसका डिड्यूस मीनिंग जो है वो है सेकेंडरी अदर देन दैट, ठीक है। अगर डिक्शनरी मीनिंग हम इसका देखते हैं तो इसका मतलब होता है टचिंग या कनेक्टेड। इसी तरह दूसरा हाई वेलोसिटी डिसीजन, इसका मतलब है मैनेजमेंट और लीडरशिप कॉन्टेक्स्ट। लेकिन अगर आप इसके डिक्शनरी मीनिंग देते हैं तो इसका मतलब है मूव एट हाई स्पीड। उसके बाद है इंट्यूशन, एबिलिटी टू ट्रस्ट योर सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। इंट्यूशन इल्हाम को कहते हैं, जैसे कभी कभी आप कहते हैं कि मुझे इल्हाम हुआ है, ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, अ गट फीलिंग। उसके बाद है डिस्टिंक्टिवनेस, यूनिक क्वालिटी और यूनिक पर्सनैलिटी ट्रेट, ठीक है। अब इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या है, यूनिकनेस। सब ऑप्टिमल का क्या मतलब है, डिसीजन दैट इज़ नॉट पावरफुल और नॉट बेस्ट, ठीक है, डिक्शनरी मीनिंग है उसका। ट्रांजिशन किसको बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं जी कैरियर शिफ्ट और लीडरशिप। जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग लेसन में यूज़ हुआ है उसका ये मतलब है चेंज, और मूव इसका क्या मतलब है, डिक्शनरी मीनिंग है। उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो जो इसके लेसन के अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज बिजोस बिलीव अबाउट फाइंडिंग वन स्पेशल एंड टर्निंग एट द एंड टू अ करियर। According to the article, Bezos believes that finding one's passion and turning it into a career is a key to true success and happiness. He encourages people to explore their meaning, to explore their interest and find what truly drives them, as this will lead to the fulfilling and meaningful career. तो सबसे पहले ये आपने मिसाल भी सुनी होगी कि किसी का बाजू टूटा हुआ हो तो वो भी काम कर सकता है, किसी की टांग टूटी हुई हो वो भी काम कर सकता है। लेकिन अगर आपका किसी चीज़ में दिल टूटा हुआ हो, आपका उसमें दिल ना लगे, तो आप वो काम कभी भी नहीं करते। तो बिजोस भी यही कहता है, सबसे पहले ये देखें आपका इंटरेस्ट किधर है। ऐसे ना हो कि आप ऐसे पागलों की तरह किसी काम में कूद पड़े। उसके बाद है, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ एम्ब्रेसिंग द एफिशिएंसी ऑफ वेंडरिंग एंड वाई डज बिजोस कंसिडर इट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये क्या है कि एम्ब्रेसिंग इनएफिशिएंसी ऑफ वेंडरिंग, ये सुस्ती वगैरह को कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उससे कैसे सीखना चाहिए। द कंसेप्ट ऑफ एम्ब्रेसिंग इनएफिशिएंसी ऑफ वेंडरिंग मीन्स allowing oneself to explore and experiment without a clear destination or outcomes in the mind. Bezos considered this important because it leads to the innovation and breakthroughs, as people are more likely to stumble upon new ideas and solutions when they are not following a rigid plan. This approach also fosters creativity and learning. तो सीधी सी बात यह है, तो अगर आप कोई काम में ऐसे ही कूद पड़े हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले अपनी सुस्तियों से सीखें, सेल्फ इवेल्युएशन करें, बजाय इसके कि लोग आपको ठीक करें, खुद को खुद ठीक करने की कोशिश करें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द आर्टिकल अबाउट जेफ बेजोस। The main theme of article about the Jeff Bezos is the lesson he has learned and shared over his 27 years as Amazon CEO, which can be applied to achieve success in the business and life. अब वो 27 साल तक इसका CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहा है। उसके बाद जो उसके जो भी चीज़ें थी, उसका जितना भी एक्सपीरियंस था वो उसने शेयर किया है।
विच ऑफ बिजोस लेसन डू यू फाइंड मोस्ट कंपेलिंग एंड वाई? ठीक है, बिजोस लेसन टेक रिस्क इज अ क्रूशल वन एज इट एनकरेज पीपल टू स्टेप आउट देयर कंफर्ट जोन एंड ट्राई न्यू थिंग्स even if it might fail. This lesson is compelling because it promotes a growth mindset, can lead to the innovation and progress. ठीक है, ये जो रिस्क टेक वाला है, तो हमेशा एक बात याद रखें, किस्मत कभी भी छोटे दिल वालों का साथ नहीं देती। आपने हमेशा रिस्क लेना होता है। आप स्टडी भी कर रहे हैं तो वहाँ पे फेल होने का रिस्क है, आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो एक्सीडेंट का रिस्क है, आप दुनिया का कोई भी मामला आप देख लें, जितने भी आप काम करते हैं, हर चीज़ में रिस्क है। अगर आप रिस्क नहीं उठाते तो जाहिर सी बात है फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन यू थिंक ऑफ अ पर्सनल और प्रोफेशनल सिचुएशन वेयर वन बिजोस लेसन माइट अप्लाई? वन पर्सनल सिचुएशन वेयर बिजोस लेसन टू टेक रिस्क माइट अप्लाई इज व्हेन considering a career change or starting a new business venture. Many people may hesitate to take the leap due to the fear of failure, but Bezos' lesson encourages us to embrace the fear and take the risk, as it could lead to the greater reward and personal growth. ठीक है, टेक रिस्क वाली बात आप दुनिया में किसी भी कोने में लेके चले जाएं, कोई भी काम आपने स्टार्ट करना हो तो आपको हमेशा रिस्क लेना पड़ेगा। उसके बाद है क्वेश्चन 4, how might Bezos' advice on the decision making and risk taking benefit someone in their career? Bezos' advice on the decision making and risk taking can benefit career by encouraging proactive decision. वो यही कहता है कि डिसीजन जो अच्छे बनाने हैं आपने जल्दी बनाएं। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप उसके बाद पछताते रहें। वो है ना कि इट इज़ नो यूज़ टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। ठीक है, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चौंक गई खेत, उसके बाद पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। फॉस्टरिंग द एक्सपेरिमेंटेशन एंड लर्निंग, तो आप एक्सपेरिमेंट भी करें और चीज़ों को लर्न करना भी सीखें। प्रायोरिटाइजिंग द पैशन एंड इंट्यूशन, ठीक है, जो आपका दिल कहता है, जो आपका माइंड एक्सेप्ट करता है वो काम करें, ये ना हो कि दुनिया जो कहती है उसके पीछे भाग पड़े। उसके बाद है क्वेश्चन 5, डू यू अग्री विद द बिजोस पर्सपेक्टिव ऑन एम्ब्रेसिंग डिस्टिंक्टिवनेस, वाई और वाई नॉट? ठीक है, I agree with Bezos on embracing distinctiveness as it promotes the authenticity and innovation, कि ये वो सही बात कर रहा है और ये एक नई चीज़ है। अगर नए आइडियाज़ को हम एक्सप्लोर करते हैं तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। encourage the differentiation and growth, ठीक है, तो हमेशा एक बात याद रखें, डिफ्रेंसिएशन क्या होती है? इट इज़ द डिफरेंस विच मेक्स यू ब्यूटीफुल। यू आर नॉट सपोज टू फॉलो समवन ब्लाइंडली, so always you are the best version of yourself. Okay, no one can perform your role better than you, so you are not supposed to follow someone. Dog follows, not man. So always remember, never follow someone blindly. If you have to follow someone, remember one thing, that be critical. आपने किसी को फॉलो भी करना है ना, अंधे हो के फॉलो नहीं करना। उसके बाद देखते हैं जी, क्वेश्चन के आंसर हो गए। उसके बाद ये एक्सरसाइज है, ये क्लास की एक्सरसाइज है। इसकी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा लेंथी है, मैं कोशिश करूँगा कि छोटी से छोटी वीडियो बनाऊँ, ठीक है, ताकि आप लोगों का टाइम बचे। तो ये क्लास की एक्टिविटी है। उसके बाद आगे चलते हैं हम जी। यह है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड किसे कहते हैं? कंपाउंड के लिए एक लफ्ज़ याद रखें, कंपाउंड उस चीज़ को कहते हैं जो दो चीज़ों से मिलकर बनी हो। कंपाउंड किस चीज़ को कहते हैं? जो दो चीज़ों से मिलकर बनी हो। तो कंपाउंड प्रीपोजिशन हो, कंपाउंड नाउन हो, जो भी चीज़ हो, इसका मतलब है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी है। ठीक है, तो कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होती हैं? द प्रीपोजिशन दैट कंटेन्स टू और मोर प्रीपोजिशनल वर्ड इज कॉल्ड कंपाउंड प्रीपोजिशन। ठीक है, अब ये नीचे देखें, सारा पढ़ेंगे तो वीडियो लेंथी हो जाएगी। आपको कुछ चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब एग्जांपल देखें, अबाउट, अक्रॉस, अलॉन्ग, बियॉन्ड, बी साइड्स, आउटसाइड। अब देखें इसमें दो दो वर्ड होंगे। ठीक है, इसमें जैसे ऑन टू हो गया, विद इन हो गया, इन टू हो गया, इन और टू, ऑन और टू, ये हमेशा दो वर्ड होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? कंपाउंड प्रीपोजिशन। उसके बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है? ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी वही होता है जो किसी चीज़, फ्रेज की सूरत, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, प्रीपोजिशन एक वर्ड होता है। ठीक है, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज किस किस चीज़ को मॉडिफाई करता है? प्रीपोजिशनल फ्रेज आर ग्रुप ऑफ वर्ड दैट स्टार्टिंग विद द प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशनल से जो चीज़ शुरू होती है उसे क्या कहते हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं।
अब देखें प्रीपोजिशनल फ्रेज कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में एक बात याद रखें कि ये वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, ये नाउन को भी मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। तो ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा तो ये एडजेक्टिव होगा, अगर ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा हो तो एडवर्ब होगा, ठीक है, वो आपने देख लेना है। उसके बाद देखें मॉडिफाइंग द नाउन एडजेक्टिव फ्रेज। अब टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज को ज़रा देखते हैं। यहाँ पे प्रीपोजिशनल फ्रेज कैन मॉडिफाई नाउन्स, वर्ब, फ्रेजेस एंड कंप्लीट द क्लॉजेस, ठीक है। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस कैन आल्सो एम्बेडेड इनसाइड द अदर प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। प्रीपोजिशनल फ्रेज वैसे तो प्रीपोजिशनल फ्रेज ही होता है, लेकिन यही एज अ नाउन को भी मॉडिफाई करता है, तो फिर यही प्रीपोजिशनल फ्रेज फिर एडजेक्टिव फ्रेज हो जाता है। अगर यही वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होगा तो ये फिर एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। मॉडिफाइंग द नाउन्स एडजेक्टिव फ्रेज। अब देखें यहाँ पे ये एग्जांपल दे रहा है, व्हेन अ फ्रेज मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन इट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देखें, शैला इज़ रनर विद द फास्टेस्ट टाइम। अब देखें रनर नाउन है ना, तो उसके साथ क्या है, विद, प्रीपोजिशन है विद द फास्टेस्ट टाइम, तो ये सारे क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है नीचे। एडजेक्टिव फ्रेज को देखें, एडजेक्टिव फ्रेज कम डायरेक्टली आफ्टर द नाउन दे मॉडिफाई, जिस नाउन को भी ये मॉडिफाई करेंगे डायरेक्ट उसी के बाद आएंगे, ठीक है। इसे एडजेक्टाइवल फ्रेज भी कहते हैं। तो इस पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं गुजारूंगा, ठीक है। अब इसी एग्जांपल को देखते हैं कि द बॉय विद द टॉल वीमेन, द बॉय विद द टॉल वीमेन। अब अगर इसको आप देखते हैं तो ये क्या है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, द बॉय विद द टॉल वीमेन। अब देखें विद आ गया, बॉय के बारे में यही चीज़ मॉडिफाई कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज एज एन एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन के साथ लगा हुआ है। मॉडिफाइंग द वर्ब, अब वर्ब की एग्जांपल दे रहा है, वर्ब मॉडिफाइज, एडवर्ब मॉडिफाइज द वर्ब्स, द समटाइम्स द एडवर्ब इज एन एंटायर एडवर्बियल फ्रेज, दीज फ्रेजेस ऑफन डिस्क्राइब व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। अब जब एडवर्ब को देखते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, मैनर होता है, ठीक है, दिस एंड दैट, ये सारे क्या हैं, एडवर्ब हैं। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, द कोर्स इज मोस्ट डिफ़िकल्ट इन द स्टेट, द कोर्स इज मोस्ट डिफ़िकल्ट इन द स्टेट, द प्रीपोजिशनल फ्रेज स्पेसिफाइज वेयर, ठीक है। प्रीपोजिशनल फ्रेज किस चीज़ को मॉडिफाई करता है, वेयर को। देयर माइट बी अदर कोर्सेज दैट आर मोर डिफ़िकल्ट टू अदर स्टेट्स बट दिस वन इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट हेयर, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है, ये मोस्ट डिफ़िकल्ट है, ठीक है। दिस कोर्स इज़, अब यहाँ पे मेन वर्ब इज़ है, ठीक है, तो मोस्ट डिफ़िकल्ट उसी चीज़ के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे इज़ के बारे में ये बता रहा है, तो मोस्ट डिफ़िकल्ट, तो उसी, दिस कोर्स इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट इन द स्टेट, द अमंग फ्रेज इज़ एन एडजेक्टिवल फ्रेज मॉडिफाइंग डिस्क्राइबिंग द कोर्स, ठीक है। अब देखें तो एमंग, अब एमंग प्रीपोजिशनल फ्रेज है, जितने भी कोर्स उस स्टेट में पाए जाते हैं उन्हीं के बारे में ये बता रहा है कि एमंग, उनमें से, ठीक है। तो ये क्या है, जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास एडवर्ब फ्रेज होगा। अब दूसरी एग्जांपल देखें, शी रैन द मैराथन विद प्राइड ऑन सैटरडे, ठीक है। अब उसकी रनिंग के बारे में बता रहा है कि वो कैसे भागी, ठीक है, उसकी रनिंग के बारे में बता रहा है वो कैसे भागी, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। जी आगे देखते हैं एक्सरसाइज, सम ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रीपोजिशन दैट बिगिन प्रीपोजिशनल फ्रेज आर टू ऑफ। ये प्रीपोजिशन है बेटा, ये मैं अगर पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, ठीक है। जिस बच्चे ने देखनी हो मैं इसको 10 सेकंड के लिए रोक रहा हूँ, आप इसको रोक के ये नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद देखें, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। उसने 2 सेंटेंस आपको दिए हुए हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, उन्हीं को कंबाइन कर देना है। द डॉग बार्क्ड एंड द पोस्टमैन अराइव्ड, इसको इसने क्या कर दिया है, द डॉग बार्क्ड एज द पोस्टमैन अराइव्ड। अब एक ही सेंटेंस बन गया है, कनेक्ट कर दिया गया, कंबाइन कर दिया है हमने। दूसरे सेंटेंस को देखें, जेनी लॉफ्ट हर ब्रदर टोल्ड अ जोक, ठीक है।
जेनी लाफ्ड व्हेन हर ब्रदर टोल्ड अ जोक। ये आगे मैंने लिख दिए हैं कि कौन सा वर्ड कैसे इस्तेमाल हुआ है। वी बाट आइसक्रीम आफ्टर वी वेंट टू द बीच। ठीक है, वी बाट आइसक्रीम वी वेंट टू द बीच, इसका हम कैसे कर देंगे, वी बाट आइसक्रीम आफ्टर वी वेंट टू द बीच। नेक्स्ट देखें, शी वेंट टू द स्टोर शी थॉट सम शी बॉट सम ग्रोसरीज। शी वेंट टू द स्टोर टू बाई सम ग्रोसरीज। उसके बाद है ही स्टडीड ऑल नाइट ही पास्ड द एग्ज़ाम। ही पास्ड द एग्ज़ाम बिकॉज ही स्टडीड ऑल द नाइट। दे वेंट टू द बीच दे प्लेड वॉलीबॉल। दे प्लेड वॉलीबॉल वाइल दे वर एट बीच। ठीक है, ये सारे वही चीज़ें हैं, उनको कनेक्ट करके इसने लिख दिया है। I woke up late, I missed the bus. I missed the bus because I woke up late. They went to the park, they had a picnic. They had a picnic while they were in the park. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ रीज़न, ये मैं आगे मैंने लिख दिया है। ठीक है, होपफुली आपको समझ आएगी। अच्छा, ये सेंटेंस दूसरी तरह भी चेंज हो सकता है, 2 सेंटेंस मैंने कर दिए हैं। ठीक है, ही वेंट टू द जिम ही लिफ्टेड वेट्स। ही वेंट टू द जिम टू लिफ्ट द वेट्स। ठीक है, प्रीपोजिशनल। अब इसको इस तरह भी हम कर सकते हैं, ही वेंट टू द जिम इन ऑर्डर टू लिफ्ट वेट्स। ठीक है, इन ऑर्डर टू के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। शी वेंट टू द लाइब्रेरी शी बारोड सम बुक्स। शी वेंट टू द लाइब्रेरी टू बारो सम बुक्स। तो ये नीचे सेंटेंस दिए हुए हैं, आप स्क्रीन को रोक के देख सकते हैं। उसके बाद है सर्कल द प्रीपोजिशनल फ्रेज कंपाउंड प्रीपोजिशन इन द ईच। ठीक है, अब देखें, इसके साथ ओवर आ गया है, आफ्टर आ गया है, बिटवीन आ गया है, ये सारे क्या हैं, ये हमारे पास कंपाउंड प्रीपोजिशन है। उसके बाद इसने एक स्टोरी दी है, स्टोरी के साथ ही इसने आपको प्रीपोजिशन दे दी हैं। ठीक है, क्रिएट योर ओन सेंटेंस यूजिंग गिवन कंपाउंड प्रीपोजिशन एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज। स्टोरी को आपने पढ़ना है, ये मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं। ठीक है, आप इसको इधर से पढ़ सकते हैं, और नीचे इसके लिए रिलेटेड इसने एक्सरसाइज दी हुई है, उधर आपने प्रीपोजिशन एडजस्ट करने हैं और आपने ब्लैंक फिल करनी है। अब देखें, ये यहाँ पे आ गया जी। आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कैसे कैसे, मैंने अंडरलाइन भी किए हुए हैं, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो इसलिए मैं ये एक एक वर्ड नहीं पढ़ सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जिसने देखना हो तो वो वीडियो को पॉज करके यहाँ से कॉपी कर सकता है। ओके जी, इसके बाद आगे हम चलते हैं, ये उसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अब आगे कंजंक्शन पे चलते हैं। कंजंक्शन और ट्रांजिशनल डिवाइसेस में क्या फ़र्क होता है। कंजंक्शन के बारे में एक चीज़ याद रखें, कंजंक्शन 2 फ्रेजेस या क्लासेस को मिलाता है, और जो आपका ट्रांजिशनल डिवाइसेस होती हैं ये सेंटेंसेस को स्मूथ बनाती हैं, एक सेंटेंस को या दूसरे पैराग्राफ को एक दूसरे के साथ मिलाती हैं। फंक्शन दोनों का कनेक्टिविटी ही है, दोनों का काम क्या है, कंजंक्शन का काम दोनों का क्या है, कनेक्टिविटी है, एक दूसरे के साथ मिलाना है। Conjunction are the word that connect two phrases or clauses, whereas the transitional are the word phrases that indicate the relationship between the sentences. ठीक है, तो ये सारे क्या है, तो ये दोनों का काम एक ही है, लेकिन वो एक सेंटेंसेस को मिलाता है और एक क्लासेस को। आगे इसने पैराग्राफ दे दिया है। ठीक है, आगे इसने पैराग्राफ दे दिया है, और पैराग्राफ में इसने बताया है कि हमें कंजंक्शन को भी अंडरलाइन करें और ट्रांजिशनल डिवाइसेस को भी। आप देख रहे हैं कंजंक्शन जो है वो मैंने ब्लू अंडरलाइन किए हुए हैं, और जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं वो मैंने रेड अंडरलाइन किए हुए हैं, तो इसको आप रोक के देख सकते हैं। आगे फिर इसी की बेस पे इसने एक्सरसाइज दी है कि ये जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं इनकी जगह चेंज करें, इनकी जगह चेंज करें। तो ये मैंने कर दिया है। ऑन द अदर हैंड की तरह जगह पे आप आल्दो लगा सकते हैं, हाउएवर की जगह पे आप नॉनदलेस लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारे मैंने लिख दिए हैं। इससे आगे है जी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। आपने इधर कंजंक्शन लगाने हैं। ये देखें, आई वांटेड टू गो पार्क एंड इट स्टार्टेड रेन। ठीक है, आई वांटेड टू गो पार्क एंड इट स्टार्टेड रेन, तो यहाँ पे एंड आएगा और इसके साथ ही आपका बिकॉज आ जाएगा, उसके बाद देयरफॉर आ जाएगा। इस स्क्रीन को रोक के आप देख सकते हैं। ठीक है, उससे आगे इसने ट्रांजिशनल डिवाइसेस बताई हैं, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है। स्क्रीन रोक के आप देख सकते हैं। किसी बात की आपको समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।
कोरिलेटिव कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में एक बात हमेशा याद रखें कि कोरिलेटिव कंजंक्शन दोनों एक ही सेंटेंस में आते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो, नीदर नार आइदर आर, ठीक है, ये सारे एक ही सेंटेंस में आते हैं और दोनों कोरिलेटिव का मतलब ये होता है कि जो दोनों आपस में कनेक्टेड हों। तो हमेशा एक बात याद रखें, तो इनको ये जब भी जहाँ आएंगे तो दोनों एक साथ आएंगे। अब इसने आगे दिए हुए कोरिलेटिव कंजंक्शन आर यूज्ड इन पेयर्स टू लिंक द इक्वल पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस लिंक इक्वल पार्ट्स इक्वलेंट एलिमेंट ऑफ अ सेंटेंस। जो मैंने आपको बताया कि ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को मिलाते हैं। आइदर आर, अब देखें इधर गो बिग आर गो होम, ठीक है। उसके बाद है इट वाज नेदर बिग नार क्लेवर, ठीक है। तो इनके हमेशा द दे स्टोल नॉट ओनली द टीवी बट आल्सो द सेटेलाइट डिश, ठीक है। ये आप देखेंगे सारे एक दूसरे के साथ आते हैं। और इधर इसने कपल दिए हुए हैं कि किस तरह ये पेयर में यूज़ होते हैं। ये लाइन आप देख लें, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। आइदर आर आएगा, नेदर नार आएगा, नॉट ओनली बट आल्सो आ जाएगा, एज आएगा तो सो आएगा, नॉट आएगा तो बट आएगा उसके साथ। अब यही चीज़ इसने जॉब वैकेंसी के लिए कही हुई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं बुक से, या आपका टीचर भी आपको एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन आपको लगे इसमें किसी भी चीज़ की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं जी चूज़ द करेक्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है। ये भी देखें, नीदर जॉन नॉर एडम शोड अप एट द पार्टी, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं। ये मैं अगर एक्सप्लेन करूँगा, मैं एक एक वर्ड पढ़ूँगा, एक एक सेंटेंस पढ़ूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये देख लें, आप स्क्रीन को रोक के आप देख सकते हैं। ये जिनकी जगह कम थी वो मैंने उनके सामने राइट साइड पे लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को देख लें ज़रा, 13 नंबर सेंटेंस को। यहाँ पे द टीम वन, ठीक है, ये इससे पहले आएगा नॉट ओनली द टीम वन बट आल्सो द प्लेयर प्लेड विद द डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो ये स्क्रीन को रोक के आप देख सकते हैं, होपफुली आपको समझ आया होगा। इसी तरह आप इस सेंटेंस को देख लें, द वेदर इज़, ठीक है, नेदर टू हॉट नार टू कोल्ड। तो इसने नीदर इधर लिख दिया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है इसकी, ठीक है। तो आप स्क्रीन को रोक के देख सकते हैं बेटा, होपफुली आपको ये समझ आया होगा। उससे आगे देखते हैं, तो इसकी ये एक्सरसाइज है कंप्लीट, ठीक है। आपको कोई सी भी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत हो तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।